बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 29 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सूरत हाल। आया तो था मैं आउटडोर शूट के लिए, लेकिन इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी है और जब मैं यहाँ पहुँचा तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा यहीं पर आपसे बात कर ली जाए। आगाज़ करेंगे मशरिक़ वस्ता से। अब मशरिक़ वस्ता में ये सहूनी अपनी नस्ल कुशी का मिशन मगरबी किनारे तक फैला चुके हैं। गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस के अंदर हमारे डाउट्स तो थे और हमने बात भी की कि ये सहूनी गज़ा से अब अपनी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे पर जो वेस्ट बैंक है वहाँ तक शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर इन्होंने अपनी नस्ल कुशी का आगाज़ किया है वेस्ट बैंक में। वैसे तो 7 अक्टूबर से आपको मालूम है कि इनके हमले जारी हैं, लेकिन अब अलल ऐलान इन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ किया है वेस्ट बैंक के अंदर। जो कुछ रेफ्यूजी कैंप्स हैं, जैसे जैनीन का कैंप है, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी नस्ल कुशी का मिशन स्टार्ट कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ बुलडोज़र्स हों, टैंक्स हों या फिर तैयारे हों या फिर फ़ौजी हों, इन्होंने धावा बोला वेस्ट बैंक के अंदर और शहादतें भी रिपोर्ट हुई हैं। गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68 मज़ीद शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। और वेस्ट बैंक की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ और आज भी इनका ये ऑपरेशन, सो कॉल्ड ऑपरेशन, एक्चुअली ये नस्ल कुशी का मिशन है, ये आज भी जारी है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले हफ्तों और महीनों तक ये वेस्ट बैंक के अंदर नस्ल कुशी का मिशन ठीक इसी तरह जारी रखेंगे जैसे गज़ा के अंदर इन्होंने नस्ल कुशी का मिशन आज तक जारी रखा हुआ है। अब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वेस्ट बैंक की साइड पर 18 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब से कुछ देर कबल की जो खबर है उसके मुताबिक 18 शहादतें रिपोर्ट की जा रही थी, दर्जनों ज़ख्मी भी हैं। और इनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट जारी की और ये कहा कि इवैक्यूएट करो इन गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों को, वेस्ट बैंक से इवैक्यूएट करो। यानी कि आपको इनका मकसद अच्छी तरह से मालूम है कि सरज़मीन फ़लस्तीन पर काबिज़ होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लीव और डाई, या यहाँ से चले जाओ या फिर हम तुम्हें शहीद कर देंगे, या तो किसी पड़ोसी मुल्क चले जाओ, जॉर्डन चले जाओ, मिस्र चले जाओ। लेकिन जॉर्डन, मिस्र वगैरह ये इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है और ये कहकर राज़ी नहीं है कि नहीं आपने सरज़मीन फ़लस्तीन को नहीं छोड़ना। यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है कि यहीं पर शहीद हो जाओ, तो ये मिस्र और जॉर्डन ये चाहते हैं कि यहीं पर शहीद हो जाओ, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आकर हमारे लिए मसाइल क्रिएट करने से बेहतर है कि वहीं पर शहीद हो जाओ। ना ये मदद भेजेंगे और ना ही ये इन फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके पास बहाना बहुत अच्छा है कि आपने सरज़मीन फ़लस्तीन को छोड़ना नहीं है। लेकिन बहाना तो ठीक है, आप कर क्या रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए? आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। प्रैक्टिकली इनकी जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा। इवन के ये जो वेस्ट बैंक की साइड पर इन्होंने नस्ल कुशी का मिशन अलल ऐलान फैलाया है, इस पर भी मजम्मती अलामिये जारी किए गए हैं इन ओआईसी ममालिक, इन पड़ोसी ममालिक की जानिब से। यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी मजम्मती बयानात सामने आए हैं और इन ओआईसी ममालिक की जानिब से भी मजम्मती बयानात सामने आए हैं। यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। जो अमरीका और सहूनियों के इत्तेहादी हैं या फिर जो ओआईसी ममालिक हैं, उनकी जानिब से मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। ये जानते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर इस नस्ल कुशी के मिशन का या इस इवैक्यूएशन के अहकामात का, इसका एंड कहाँ पर होगा? इसका एंड होगा मस्जिदुल अक्सा, और इसका एंड होगा कि ये जो इनका वज़ीर है, जो फार राइट वज़ीर है बेन गवियर, वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है मस्जिदुल अक्सा को लेकर कि यहाँ पर यहूदियों की इबादत गाह बनाई जाएगी, तो वहाँ पर इसका इख्तिताम होगा। और इन ओआईसी ममालिक की जानिब से अब भी मजम्मती बयानात जारी किए जा रहे हैं और इजलास तलब करने का मुतालबा जो है वो इन ओआईसी ममालिक की जानिब से सामने आया और इजलास तलब कर लिया गया है। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ देर बाद ये इजलास होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल का इजलास पहला नहीं है, बल्कि दर्जनों इजलास इस तरह के हो चुके हैं। लेकिन यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से अमेरिका भी है, और अमेरिका वीटो कर देता है। जो भी करारदाद हो, अगर वो फ़लस्तीनियों के हक़ में हो तो अमेरिका वीटो कर देगा। अगर वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है करारदाद तो फिर चाइना और रशिया वहाँ पर मौजूद हैं उस करारदाद को वीटो करने के लिए। बहरहाल ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर आज की बात नहीं है, बल्कि दिहाइयों कबल जो लीडर्स हैं वो इस पर एतराज़ात भी उठा रहे हैं और मुतालबा भी सामने आ रहा है कि मज़ीद परमानेंट मेंबर्स को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल, जो कि 1945 में बनी थी, उसके बाद कोई 150 के करीब जो ममालिक हैं
वो आ चुके हैं इस प्लैनेट के ऊपर, लेकिन जो परमानेंट रिप्रेजेंटेशन है वो 5 ममालिक की क्यों है? तो मज़ीद कंट्रीज़ को ऐड किया जाए। भारत भी मुतालबा करता है, तुर्किया भी मुतालबा करता है, दीगर जो सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया वगैरह हैं वो भी मुतालबा करते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स होंगे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उतने आपको मालूम है कि मसाइल बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का, तो वो क्या करेगा? या फिर सऊदी अरेबिया या ईरान बन गए तो वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के हक़ और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो करारदादें आएंगी तो उनको वीटो कर दिया जाएगा। तो सोल्यूशन ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा हो, जहाँ पर 190 प्लस जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। वो अगर किसी करारदाद के हक़ में वोट देंगे तो मंजूर है, अगर वो किसी करारदाद के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो वो करारदाद जो है वो फ़ारिग हो गई। लेकिन इसका अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर जाने का मतलब ये है कि वक्त ज़ाया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो OIC ममालिक हैं, ये जानते बूझते भी मुतालबा ये करते हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास बुला ले। तो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने इजलास बुला लिया है, और आप देख लेंगे कि इसका नतीजा क्या सामने आएगा। वही एक जो बयान है वो जारी कर दिया जाएगा, करारदाद मंजूर हो जाएगी या वीटो हो जाएगी, लेकिन एट द एंड निकलना कुछ नहीं है। आलमी अदालतों के फैसलों से कुछ नहीं निकला, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों से कुछ नहीं निकला। तो ये जो इजलास आज होने वाला है, इससे भी कुछ नहीं निकलेगा। इनका इलाज एक ही है, जो कि मुजाहिदीन की जानिब से किया जा रहा है, या फिर रशिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। मुजाहिदीन का मैं आपको बता दूं कि आज ही की रिपोर्ट है कि गजा की पट्टी से मिसाइल फायर किए गए हैं मुजाहिदीन की जानिब से। आज मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह की जानिब से इतने ज़्यादा हमले रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन वेस्ट बैंक की साइड पर जितनी रेजिस्टेंस है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेस्ट बैंक की साइड पर कहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है? हमास के मुजाहिदीन हैं, अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन हैं, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के कुछ लोग हैं। कौन हैं ये नौजवान हैं, ये फ़लस्तीन के नौजवान हैं जिन्होंने सर पर कफन बांध लिए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वेस्ट बैंक के अंदर इनकी फोर्सेस का आना, इनकी नस्ल कुशी का मिशन यहाँ तक फैलने का क्या मतलब है? ये मस्जिदुल अक्सा तक पहुँचना चाहते हैं। इसलिए तमाम फ़लस्तीनी नौजवानों ने सर पर कफन बांध लिए हैं और बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया जा रहा है, यानी कि बाकायदा तौर पर लड़ाइयाँ रिपोर्ट हुई हैं इनके ऑपरेशन के दौरान। कल और आज लड़ाइयाँ रिपोर्ट हुई हैं और नौजवान रजिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन गुलेलों से और पत्थरों से मुजाहिदीन के पास क्या है? रॉकेट्स हैं, न तैयारे हैं, न एयर डिफेंस सिस्टम है, न मोटा तगड़ा असलहा है, सिर्फ रॉकेट्स हैं। जो देसी साख्ता रॉकेट्स हैं वो फायर कर दिए जाते हैं। और इसराइल के पास जितना ज़्यादा लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जो कि अपना नहीं है इसराइल का पूरा, बल्कि इसराइल के इत्तेहादी उसका एक्चुअली साथ दे रहे हैं। और इधर मुजाहिदीन के पास रॉकेट्स हैं, अल्लाह ताला की मदद है, ईमान की ताकत है, जिसके साथ मुजाहिदीन अभी भी डटे हुए हैं और इन सहूनियों के हाथ उन्होंने कैदी नहीं आने दिए। आज ये बताया जा रहा है कि एक और कैदी की लाश, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक कैदी को ये जिंदा ले आए थे गजा की पट्टी से, और आज ये बताया जा रहा है कि एक और कैदी की लाश जो है वो ये ले आए हैं गजा की पट्टी से। अब मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी बताया कि टोटल 103-104 कैदी अभी भी हमास के पास हैं, लेकिन इन 103-104 में से 70-71 बताया जा रहा है कि जिंदा है। बाकी इन सहूनियों की बमबारी में इनके अपने कैदी भी मारे जा चुके हैं। और हमास हो, अल-कस्साम ब्रिगेड हो, हौसी मुजाहिदीन हो, मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कुछ तस्वीर शेयर कर रखी हैं, वहाँ पर जाकर वो तस्वीर देखा भी कीजिए और शेयर भी किया कीजिए कि मुजाहिदीन की रेजिस्टेंस अभी भी जारी है, मुजाहिदीन के हमले अभी भी जारी हैं। जो भी इनके पास रिसोर्सेस हैं या जो भी असलहा इन्हें ईरान की साइड से प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर रशिया जो है वो बैकडोर अगर इन्हें असलहा प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये रेजिस्ट कर रहे हैं ईमान की ताकत और अल्लाह ताला की मदद से। अब ज़रूरत ये है कि अगर OIC ममालिक ये नस्ल कुशी रोकने के लिए किरदार अदा नहीं कर सकते, तो कोई बड़ा हमला इन सहूनियों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है, जो कि कहाँ से आएगा? ईरान से एक्सपेक्टेशंस थी कि बड़ा हमला ईरान की जानिब से किया जाएगा, या फिर ये जो चारों हैं, ईरान है, हिजबुल्लाह है, हौसी मुजाहिदीन है, इराक के रेजिस्टेंस के मुजाहिदीन हैं, इनकी जानिब से कोई कंबाइंड एफर्ट सामने आएगी। लेकिन ईरान की साइड से मैं आपको बता दूं कि एक दरख्वास्त सामने आई है, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने पहली मर्तबा जो नई काबीना है उससे मुलाकात के मौके पर अली खामेनाई ने ये कहा
कि दुश्मन से बात करने में कोई हर्ज नहीं है और अमेरिका को जो JCPOA है, जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जो ईरान की न्यूक्लियर डील है जिससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गया था, तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने और ईरान की अथॉरिटी ने, ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो नई कैबिनेट है, उन्होंने इन अदर वर्ड्स ये कहा कि दुश्मन से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो बाइडन इंतज़ामिया JCPOA को बहाल करने के लिए, ओबामा के दौर में ये JCPOA साइन किया गया था, फिर डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकल आया था, तो अब बाइडन को ये ऑफर दी है ईरान ने और इन अदर वर्ड्स रिक्वेस्ट की है कि आएँ और JCPOA को बहाल करते हैं। और दूसरी साइड से जो कतर और मिस्र हैं, उनकी जानिब से एक नया प्लान बना लिया गया है जंगबंदी को लेकर। जो राफा क्रॉसिंग, जो राफा कॉरिडोर है, उसको लेकर इन्होंने कुछ मज़ीद लचक दिखाई है। और ये जो नया प्लान है, ये हमास को और इन सहूनियों को भेजा जाएगा कि इस पर अगर सहूनी और हमास राज़ी होते हैं तो जंग बंद कर दी जाए। अब ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इजिप्ट है या फिर जो कतर है, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ईरान की जानिब से जो दरख्वास्त है, जो अमेरिका के सामने रखी गई, तो अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। और अमेरिका के तर्जमान ने, स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने कहा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है कि हम ईरान के साथ इन चक्करों में पड़ जाएं, क्योंकि इंतखाबात आपको मालूम है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात सर पर हैं और अमेरिका ये नहीं समझता कि इस वक्त ईरान के साथ इस न्यूक्लियर डील में जाना या फिर न्यूक्लियर डील को बहाल करना दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिकी तर्जमान ने कहा कि ईरान पहले अपने एक्शन से साबित करे कि वो एक्चुअली इस न्यूक्लियर डील को बहाल करना चाहता है। इन अदर वर्ड्स इनके कहने का मतलब ये था कि मशरिक वस्ता के अंदर मुजाहिदीन को सपोर्ट करने से लेके जो इसराइल है उसको वॉर्न करने तक ये जो हरकतें ईरान की जानिब से की जा रही हैं, तो इन हरकतों के साथ हम ये न्यूक्लियर डील की बहाली के अंदर वापस नहीं आ सकते। यानी कि अमेरिका ने ईरान की जो रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन दूसरी साइड पर मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, अपने लाडले की रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। और ये रिक्वेस्ट कोई आम धाम रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि ये रिक्वेस्ट है यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कि मुझे अपना लॉन्ग रेंज वेपन इंक्लूडिंग F-16 लड़ाका तैयारे भी डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस दरख्वास्त को कंसिडर कर रहा है, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की दरख्वास्त को, कि ठीक है यूक्रेन को इजाज़त दे देते हैं, आगे से रशिया ने क्या करना है, रशिया ने 2-4 धमकियाँ लगा देनी है और फिर रशिया खामोशी से बैठ जाएगा। और जो मरिया ज़खरोवा हैं, जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं, उन्होंने भी इन रिपोर्ट्स को कोट भी किया और अपने तय कन्फर्म भी किया कि हमारे पास भी कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका यूक्रेन को इजाज़त देने वाला है, या फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से भी यूक्रेन को इजाज़त दे दी जाएगी लॉन्ग रेंज वेपन इंक्लूडिंग F-16 लड़ाका तैयारे डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की। और अगर अमेरिका ने, जो मरिया ज़खरोवा हैं, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ये इजाज़त दे दी तो इसका मतलब होगा जंग अजीम सोम। अब ये जो स्टेटमेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं कि ये भी पहली मरतबा नहीं है, बल्कि दिमित्री मेदवेदेव ने, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, या फिर जो दिमित्री पेस्कोव हैं, जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उनकी जानिब से, और घुमा फिरा कर व्लादिमीर पुतिन ने भी इस तरह की जो वार्निंग्स हैं वो वेस्ट को दी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर F-16 लड़ाका तैयारे या फिर लॉन्ग रेंज जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त अगर अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी दे देते हैं यूक्रेन को, तो यूक्रेन जो हरकतें कुर्स्क के अंदर कर रहा है, या फिर कुर्स्क से भी आगे मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन निकल चुका है, जो रोस्तोव रीजन है, वहाँ पर भी यूक्रेन के ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए। रोस्तोव रीजन के अंदर, रशिया का जो रीजन है, इसके अंदर जो ऑयल फैसिलिटी है वो अभी भी जल रही है। गुज़िश्ता रोज़ का ये हमला है। और एक रीजन रशिया का वो कोई 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले पर है, वहाँ पर भी यूक्रेन का ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ और सक्सेसफुल ड्रोन हमला था। और वहाँ पर भी ऑयल फैसिलिटी को यूक्रेन ने टारगेट किया और वो ऑयल फैसिलिटी जो है वो जल रही है। और रोस्तोव रीजन के अंदर मैं आपको बता दूं कि रोस्तोव रीजन के अंदर भी रशिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। और रोस्तोव के अलावा जो कुर्स्क रीजन है, वहाँ पर भी रशिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और रशिया ने आज एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से 5 किलोमीटर के फासले पर जो हाई मार्स है, जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो कि अमेरिका का वेपन है, अमेरिका का तोहफा है, वो इन्हें मिला है। उसका एक खोखा जिसे कहते हैं खाली जो मिज़ल है वो मिला है इन्हें। और इन्होंने वो उठाकर ये अमेरिका को फिर से धमकी लगाई है कि आपका वेपन जो है
वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही का सबब बनेगा, तो फिर हम आपके साथ अच्छी नहीं करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का सामना आपको होगा। इन वार्निंग्स के बावजूद और इस पेशकदमी के बावजूद जो अमेरिका है उसकी जानिब से यूक्रेन को मजीद असलहा प्रोवाइड किया जाएगा, रिस्क को देखते हुए कि रशिया की जानिब से जंग अजीम सोम तक की वार्निंग दे दी गई है। उसके बावजूद अमेरिका कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को ये इजाज़त भी दे देगा। और माजी में हमने देखा इन 2 साल से जायद के अरसे के दौरान एक मुतालबा यूक्रेन के सदर का ऐसा नहीं है जिस पर टाल मटोल वार्निंग्स के बाद अमेरिका ने, वार्निंग्स के बावजूद, जो रशिया की वार्निंग्स हैं उसके बावजूद अमेरिका ने आखिर हर मुतालबा यूक्रेन के सदर का मंजूर किया। और ये मुतालबा भी अल्टीमेटली मंजूर कर लिया जाएगा। और उस पर रशिया का क्या रिएक्शन होगा, क्या ये वार्निंग्स की सूरत में रशिया का रिएक्शन जो है वो वार्निंग्स की हद तक महदूद रहेगा। मैं नहीं समझता कि इस मर्तबा ये जो मुतालबा है ये मंजूर होने के बाद या फिर ये रेड लाइन क्रॉस होने के बाद रशिया के जो वार्निंग है ये अल्फाज तक या स्टेटमेंट तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि रशिया के पास और कोई ऑप्शन रशिया के पास बाकी नहीं बचेगा। अगर F-16 लड़ाका तैयारे उड़ने लग गए मॉस्को की फिजाओं में और रशिया अपने Su-35 उतार दे और वो F-16 को तबाह करने लग जाए, तो रशिया के लिए ये एक बेइज्जती से कम कुछ नहीं होगा कि मॉस्को की फिजाओं में F-16 लड़ाका तैयारों की परवाजें। और जिस तरह का रशिया का डिफेंस है, तो रोस्टोव रीजन 1,000 किलोमीटर आगे यूक्रेन जो ड्रोन्स हैं जिनकी परवाज अगर आप देख लें तो उसे फायर मारकर भी गिराया जा सकता है, तो वो ड्रोन्स जाकर अगर ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन जो है वो कहाँ पर ले जाकर मारेगा वो F-16 लड़ाका तैयारे, या कहाँ पर ले जाकर बमबारी की जाएगी और उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये जंग अजीम सोम वाली जो वार्निंग मरिया ज़खरोवा की जानिब से सामने आई, तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि रशिया के पास अब कोई ऑप्शन बाकी बचा है। जबकि 1300 स्क्वायर किलोमीटर्स जो आगे है कुर्स्क रीजन के अंदर वो यूक्रेन की फौजें पहुंच चुकी हैं। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो प्लान बनाया था, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बताया कि यूक्रेन के सदर ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि मेरे पास ऐसा प्लान है कि मैं जो बाइडन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये प्लान शेयर करूंगा। इस प्लान के बाद जो व्लादिमीर पुतिन है वो बातचीत की टेबल पर बैठ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया बहुत बड़ी पावर है, तो इसको अगर आप इस कॉन्फिडेंस में हैं कि हम आपको असलहा देते रहेंगे और आप रशिया को शिकस्त दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी जो रशिया के पास जो वेपन है वो अभी रशिया ने शो भी नहीं करवाया, और रशिया अभी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की तर्ज पर इस जंग को लेकर चल रहा है। अगर Su-35 तैयारे या फिर जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो भी रशिया ने निकाल लिए, तो फिर यूक्रेन का क्या हाल होगा। डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल नहीं लग रहा कि वो एग्री करेगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस प्लान पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास अपना एक प्लान है और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तरद कर दिया खुद, और ये कहा कि बातचीत जैसा कोई सवाल या बातचीत का कोई ऑप्शन अब बाकी नहीं रहा। जबकि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया है और वेस्टर्न वेपन के साथ हमला किया है, तो अब तो हमारा जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो कहाँ पर जाकर रुकेगा ये डिपेंड करेगा कि जहाँ पर यूक्रेन घुटने टेक देगा। लेकिन यूक्रेन भी घुटने टेकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब डिटेल्स मैंने दोनों खित्तों की आपके सामने रख दी, और इस सूरत हाल के बाद एक जो शख्स है या एक जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है, और वो है अमेरिका के सदारती इंतखाबात। और तमाम नज़रें अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर हैं कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात तक ये कोशिश है ईरान की कि JCPOA में ईरान वापस चला जाए, और जो बड़ा सहूनी है नेतन्याहू उसकी ये कोशिश है कि इस जंग को, इस नस्ल कुशी को डोनाल्ड ट्रंप के आने तक लटकाया जाए, अमेरिका के सदारती इंतखाबात तक लटकाया जाए। और यहाँ पर छोटे सहूनी की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये कोशिश है कि इस जंग को सदारती इंतखाबात से कबल लपेट दिया जाए या फिर एक बड़ी जंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, जिसके चांसेस अभी भी बहरहाल ज़्यादा ही हैं, हालांकि दूसरी साइड पर आपको मालूम है कि कमला हैरिस और अमेरिका के इदारे हैं, और इस साइड पर डोनाल्ड ट्रंप और अवाम है, और डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी चांसेस ज़्यादा हैं, परसेंटेज ज़्यादा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो यूक्रेन के सदर ये समझते हैं कि ये जंग जो है वो बंद हो जाएगी, तो उससे कबल इस जंग को बड़ा कर देना बेहतर है यूक्रेन के सदर के लिए, और इस जंग को लटकाए रखना बेहतर है जो बड़ा सहूनी है उसके लिए। और ईरान JCPOA में डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले वापस लौटना चाहता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात पर भी नज़र रखेंगे और इन दोनों खित्तों की सूरत हाल से भी आपको आगाह करता रहूँगा।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।